afternoon to all. Today in anatomy I start after the urethra. So let's start with composition of urine. In first point, 95% of water. Urine contain 95% of water. सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट. पहले ही बताया था नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट में आता है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन. तो यूरिन में ये सारी चीज़ें होती हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स है सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें. जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसमें लिखा है लाइट येलो कलर यूरिन ड्यू टू पिगमेंट. ना यूरिन का जो लाइट येलो कलर होता है ड्यू टू एक पिगमेंट की वजह से होता है. उस पिगमेंट को बोलते हैं यूरोक्रोम. अब यूरोक्रोम जो है वो कहाँ पे बनता है? लिवर में बनता है. किससे ब्रेक डाउन होता है? जब किसका? हीमोग्लोबिन का. तब ये फॉर्म होता है. नेक्स्ट लिखा है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? रेशियो है किसका? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट है और कितना वॉल्यूम है यूरिन का. ठीक है. अब यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा है सॉलिड इक्वल्स टू द सब्सटेंस डिसॉल्व इन यूरिन. यूरिन में जैसे मान लो 95% ऑफ वाटर होता है, उसमें और कौन कौन से सब्सटेंस डिसॉल्व है, तो वो जो सब्सटेंस है वो सॉल्यूट कहलाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द ग्रेटर द सॉल्यूट इक्वल्स टू द ग्रेटर स्पेसिफिक ग्रेविटी. जितने ज़्यादा सॉल्यूट होंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उतना ज़्यादा होगा. मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. दो वर्ड होते हैं, एक डाइल्यूट होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड होता है. ठीक है. डाइल्यूट मतलब है जब वो अच्छी तरीके से उसमें ज़्यादा वाटर है. ठीक है. कॉन्सेंट्रेटेड जब सॉल्यूट ज़्यादा है. अब भी क्या बोला? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जब सॉल्यूट ज़्यादा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इक्वल्स टू हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी. एग्जाम्पल डिहाइड्रेशन. जब पर्सन के बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो यूरिन का अमाउंट, यूरिन में वाटर कम होगा. वाटर कम होगा तो सॉल्यूट ज़्यादा होंगे. तो क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है डाइल्यूट यूरिन. जब क्या होगा? वाटर अमाउंट ज़्यादा होगा, यूरिन डाइल्यूट होगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी. मीन्स ओवर हाइड्रेशन मतलब जितना वाटर होना चाहिए उससे काफ़ी अमाउंट में वाटर. अब लिखा है यूरिन कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है अमाउंट. जो नॉर्मल अमाउंट होता है यूरिन का वो 1500 ml होता है 24 आवर में. pH होता है एवरेज 6.0. स्पेसिफिक ग्रेविटी हैवियर होती है, मतलब ज़्यादा होती है वाटर से ज़्यादा. वो कितनी होती है? 1.001 से लेकर 1.035. नेक्स्ट जो कलर होता है येलो होता है. पहले ही बताया था डिहाइड्रेशन में जब बॉडी में ज़्यादा पानी नहीं होगा तो सीधी सी बात है यूरिन में भी क्या होगा? वाटर का अमाउंट कम होगा और यूरिन का कलर डीप येलो होगा, मतलब गाढ़ा येलो कलर होगा. ओवर हाइड्रेशन अब भी बताया जब क्या होगा? बॉडी में काफ़ी अमाउंट में वाटर होगा तो जब फिल्ट्रेशन होगा तो उसमें वाटर अच्छे से होगा यूरिन में. तो यूरिन का कलर जो होगा पेल येलो होगा या फिर कलरलेस होगा. नेक्स्ट लिखा हुआ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यूरिन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एबनॉर्मल कंडीशन में मिल सकती हैं. जैसे कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है या दूसरा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं? यूरिन एनालिसिस करते हैं. या दूसरा कोई डिसीज़ कंडीशन है तो हम यूरिन एनालिसिस करते हैं. तो यूरिन एनालिसिस जब करेंगे तो क्या होगा? उसमें अगर नॉर्मल इन सारे कंपाउंड में से कुछ भी प्रेजेंट है तो मतलब कोई एबनॉर्मलिटी की वजह से मे भी हो सकता है नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं ये सारी चीज़. बट ये क्या है? अगर एक्सीड होगा या फिर ये चीज़ें प्रेजेंट होगी तो किसी एबनॉर्मल कंडीशन में, जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लूकोज है, रेड ब्लड सेल्स है. यूरिन नॉर्मली क्या होता है? यूरिन में रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं ज़्यादा, बट रेड ब्लड सेल्स हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया, कीटोन बॉडी हो गया, बिलिरुबिन हो गया. ये सारा क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन में यूरिन में प्रेजेंट होता है. इसलिए लिखा है एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन.
नॉर्मली यूरिन में क्या होता है, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें, वाटर वगैरह प्रेजेंट होता है, बट नॉर्मल कंडीशन में ये कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ स्किन। इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है स्किन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारी चीज़ें आती है। इसके अलावा स्किन भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। नेक्स्ट लाइन में लिखा है इट होल्ड्स मॉइस्चर इनटू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी किस से कवर है, हमारी बॉडी का हर पार्ट स्किन से कवर है। तो ये जो स्किन से कवर है, तो ये स्किन क्या करती है, हमारी बॉडी में होल्ड करती है, रोके रखती है किसको, मॉइस्चर को, ठीक है। एंड अदर फंक्शन ऑफ स्किन्स आर फॉलोइंग। अदर फंक्शन कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हीट रेगुलेशन। द हीट कंटेन्स अ ब्लड सप्लाई। क्या होता है, जो स्किन होती है, स्किन में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जितनी ज़रूरत है उससे भी काफ़ी। तो लिखा है फार ग्रेटर इट्स रिक्वायरमेंट विच अलाउज प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ एनर्जी। जिसकी वजह से क्या होता है, ये एनर्जी कंट्रोल में हमें हेल्प करते हैं 3 मेथड्स के थ्रू, बाय रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, ठीक है, जो कि आपने 12th में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट यहाँ लिखा है डायलेटेड ब्लड वेसल इंक्रीज द परफ्यूजन एंड हीट लॉस। मतलब सिंपल सा ये है, आपको याद रखना है, जब डायलेट होती हैं वेसल्स स्किन के तो क्या होता है, हीट जाती है, हीट लॉस होता है। और जब कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो क्या होता है, जब कॉन्स्ट्रिक्ट होती है ग्रेटली रिड्यूस क्यूटेनियस ब्लड फ्लो एंड कंजर्व एनर्जी। तब क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है और एनर्जी कंजर्व होती है। मतलब एनर्जी में हीट जो होती है, हीट को वो रोकने का काम करती है, प्रिजर्व करने का। यहाँ पे लिखा है कंट्रोल ऑफ इवेपोरेशन। फर्स्ट लाइन में द स्किन प्रोवाइड्स अ रिलेटिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह एक मेम्ब्रेन है, जिससे कुछ अमाउंट में कोई भी चीज़ें परमिएबल पूरी तरीके से इधर से उधर जा सकती है, पास हो सकती है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीज़ें जा सकती है, पूरी तरीके से परमिएबल नहीं है। सेमी परमिएबल बैरियर होता है किसके लिए, टू फ्लूइड लॉस, फ्लूइड जा सकता है। ऑफ दिस फंक्शन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मैसिव फ्लूइड लॉस इन बर्न। जब ये फंक्शन में लॉस होगा, क्यों, क्योंकि स्किन क्या है, एक सेमी परमिएबल की तरह वर्क करती है, तो पूरी तरीके से फ्लूइड लॉस नहीं होता है। जब ज़रूरत है तभी हो रहा है, वो भी कुछ अमाउंट में। जब ये फंक्शन में प्रॉब्लम होती है स्किन के, तो क्या होता है, फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि बर्न में स्किन जब बर्न हो जाती है तो क्या होता है, फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाता है। एक्सक्रीशन, स्वेट contains urea, water, salt solute. By sweating is at most a secondary function of the temperature regulation. नॉर्मली सबको पता है कि क्या होता है, एक्सक्रीशन का एक तरीका क्या है, स्वेटिंग भी। स्वेटिंग के थ्रू ही बहुत सारा मतलब क्या होता है, फ्लूइड आउट होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन के थ्रू भी। जैसे वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब, यूरिया हो गया, वो स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। और ये स्वेटिंग से ही क्या है, स्किन क्या करती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। नेक्स्ट लिखा है स्टोरेज एंड सिंथेसिस। एक्ट एज ए स्टोरेज सेंटर। ये क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है, किसको, लिपिड्स, वाटर एज वेल एज मीन ऑफ सिंथेसिस। साथ में ये क्या करती है, विटामिन डी सिंथेसिस करती है। जब हम धूप में यूवी रेस में बैठते हैं या धूप हमें मिलती है, तो इससे क्या होता है, विटामिन डी सिंथेसिस होता है स्किन में, ठीक है, कुछ पार्ट्स में स्किन के। नेक्स्ट लिखा है एब्जॉर्प्शन। इसमें फर्स्ट लाइन लिखी है मेडिसिन कैन बी एडमिनिस्टर थ्रू द स्किन। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो स्किन के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती हैं, ठीक है। मीन्स एडिसिव पैच, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किन पे लगा दी जाती हैं, उनके थ्रू भी मेडिसिन जा सकती है। एडिसिव माने चिपकाने के तरीके से।
एडिसिव पैच, जैसे कि यहाँ पे क्या है, निकोटिन को भी दिया जाता है, निकोटिन पैच आता है उसके थ्रू। ठीक है, निकोटिन क्या है, थोड़ा सडेशन करता है। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अभी बताए हैं कि स्किन में क्या होता है, स्किन हेल्प करती है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में। कैसे, टेम्परेचर रिसेप्टर्स इन स्किन सेंड इन्फॉर्मेशन। जब टेम्परेचर रिसेप्टर क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं ब्रेन को कि ब्रेन का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होता है कि ब्रेन सेंटर जो होते हैं देखते हैं कि वेदर द टेम्परेचर इज़ टू हाई, बहुत ज़्यादा है या लो है, क्या है, उसके हिसाब से अपना कमांड भेजते हैं कि इनको इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स वो हैं जो ऑर्गन काम करेंगे, एक्शन करेंगे किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए। टू इफेक्टर दैट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, इफेक्टर फिर क्या करेंगे, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेसल्स इंक्लूड वेसल। यहाँ पे इफेक्टर्स क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, जो कहाँ पे है, बॉडी सरफेस पे है, स्किन में। इफ़ द टेम्परेचर इज़ टू हाई, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, द ब्रेन कमांड्स द ब्लड वेसल्स टू डायलेट। ब्रेन क्या करेगा, कमांड करेगा ब्लड वेसल्स को, इफेक्टर्स को, कि वो डायलेट हो जाए। और अब भी बताया था, जब भी ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो क्या होगा, हीट लूज होगी। और जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो क्या होंगी, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी और हीट कंजर्व होगी। ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। नेगेटिव इसलिए बोला है, जस्ट उल्टा हो रहा है। जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है तब क्या हो रहा है, हीट प्रिजर्व हो रही है। जब डायलेट हो रही है तो हीट लॉस हो रही है। इसलिए यहाँ पे ये डायग्राम में लिखा है नेगेटिव फीडबैक एंड बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर डेविएट्स होगा फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ पे लिखा है। जब बॉडी टेम्परेचर डेविएट होगा या कोई चेंज आएगा नॉर्मल से, तो क्या होगा, ब्रेन कमांड करेगा ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, या तो बॉडी हीट लॉस करेगी या फिर हीट को रिटेन करेगी, मतलब हीट को कंजर्व करके रखेगी या फिर हीट लॉस करेगी। कैसे, या तो बॉडी टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल आएगा, कैसे आएगा, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। इतना ही पढ़ना है आपको। तो ये याद रखना कि फंक्शन ऑफ स्किन में हीट रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ इवेपोरेशन, एक्सक्रीशन, स्टोरेज, सिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, ये स्किन के फंक्शन है। और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन अलग है। ठीक है, ये जो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर हेडिंग है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये इतना समझना है आपको। ओके, थैंक यू।